बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सबसे पहले इस डायग्राम को देखें। ये सेंटर में हमारे पास अर्थ है और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट गैसेस हैं। ये एक इन्वेलप बनाया हुआ है गैसेस ने, अर्थ को चारों तरफ से गैसेस ने घेरा हुआ है और ये गैसेस जहाँ तक पाई जाती हैं अर्थ से लेके वहाँ तक के एरिया को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं और जहाँ ये गैसेस ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। अर्थ की सराउंडिंग में जो गैसेस पाई जाती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन। इन गैसेस की डिफरेंट कंसंट्रेशन इस अर्थ की सराउंडिंग में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.03। 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों गैसेस मिलके ट्रोपोस्फेयर का एरिया बनाते हैं। अब CO2 भी उसमें पाया जाता है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.03 है। CO2 और वाटर वेपर्स का हमारी अर्थ पे बहुत ही अहम किरदार है। ये क्या करते हैं, दोनों चीज़ें टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अर्थ का टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड टू 17 सेंटीग्रेड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उसको मेंटेन रखते हैं। अगर अर्थ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाए तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगा। इतना डिक्रीज़ हो जाएगा कि वो -20 पे आ जाएगा और -20 टेम्परेचर पे लाइफ जो है या तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है या लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है। ये इतना कम टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे अगर पानी को हवा में फेंका जाएगा तो वो बर्फ़ बन के नीचे आएगा। इतना कम टेम्परेचर हो जाता है, तो इस टेम्परेचर पे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट हम नेचुरल फिनोमिना देखते हैं कि प्लांट्स हमें पता है ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं और एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, वो उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं और एनिमल्स जो है वो एक्सेल क्या करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स जो है ये अपने अंदर लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये फिनोमिना चलता रहता है। प्लांट्स जब ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। CO2 की जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो कि 0.03% है वो होगी, तब तक CO2 ना तो कोई एयर पोल्यूटेंट होगा ना ही वो पॉइजनस गैस होगी, बल्कि CO2 जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे पास CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ये CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती किस तरह से है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, ऑयल और नेचुरल गैस शामिल है। जब इन चीज़ों को जलाया जाता है तो इससे डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं जिसमें CO2 भी शामिल है। जितना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे CO2 की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ने से पहले अब हम लोग ग्रीन हाउस देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शीशे का एक घर बना हुआ होता है जिसमें डिफरेंट तरह के पौधे उगाए जाते हैं। ये पौधों को क्या होता है, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। ये हीट रेज है जिसको UV रेज कहते हैं, UV रेडिएशन कहते हैं। UV रेडिएशंस की वेवलेंथ स्मॉल होती है। वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा एनर्जी वाली UV रेडिएशंस हमारे पास जब आती हैं तो यहाँ पे आके ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब भी एब्जॉर्ब होती हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर उस जगह का बहुत गर्म हो जाता है। टेम्परेचर गर्म होने से क्या होगा, जहाँ भी हीट होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ से हमेशा IR रेडिएशंस निकलेंगी। तो IR रेडिएशंस जो होती हैं उनकी हाई वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ हाई है तो एनर्जी उसकी लो होगी। तो जब हमारे पास UV रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, IR रेडिएशंस निकलेंगी। IR रेडिएशन की एनर्जी लो होती है, ये इधर से बाहर नहीं निकल सकती। ये यहाँ पे आती जाएंगी और ये यहाँ तक टकरा के वापस ये यहीं रुकती जाएंगी। टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि IR जो रेडिएशन है ये बाहर नहीं जा रही, इस तरह से बैलेंस नहीं हो पा रहा, ये अंदर ही रुक रही है और अंदर का टेम्परेचर इस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेम इसी तरह अर्थ में भी ऐसे ही होता है कि ये हमारे पास इन्वेलप है डिफरेंट गैसेस का जिसमें CO2 और वाटर वेपर्स भी शामिल हैं।
सबसे पहले हमारे पास सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं जो कि हमारी अर्थ में आके एब्जॉर्ब होती हैं। CO2 और H2O को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह एक्ट करती हैं। ये ग्लास का बना हुआ होता है ना ग्रीन हाउस, इसी तरह जिस तरह ये ग्लास है सेम इसी तरह CO2 भी इस ग्लास की तरह एक्ट कर रहा होगा। जैसे ये रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दे रही, यहाँ CO2 भी IR रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगा। ये IR रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बर्निंग से जितना ज़्यादा CO2 हमारे पास बनेगा ये इतनी ज़्यादा IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितनी ज़्यादा IR रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। डायग्राम से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ लिया। अब थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं कि सन से जो यूवी रेडिएशंस आती हैं अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है और IR रेडिएशंस को एमिट करती है। CO2 गैस जो होती है इन IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। CO2 जितना ज़्यादा होगा IR रेडिएशंस भी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। एवरेज टेम्परेचर जो हमारी अर्थ का था 15 to 17 सेंटीग्रेड, एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर हमारी अर्थ का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के होने से हमें क्या नुकसानात हो रहे हैं, उनके क्या असरात हैं हम पे, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 0.05 सेंटीग्रेड हर साल, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके अलावा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अब अक्टूबर और नवंबर वगैरह में भी गर्मी होती है, जबकि पहले इन महीनों में अच्छी खासी सर्दी होती थी। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ के बने हुए होते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और उनका सारा पानी जाता है दरियाओं में। दरियाओं में पानी ज़्यादा हो जाता है जिससे हमारे पास फ्लड यानी सैलाब वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद सी लेवल में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो सी लेवल के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज होते हैं उन सब का डूब जाने का खतरा होता है। तो ये थे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।